Hello everyone, welcome back to Old Time Study with Astha. Today we are going to discuss about a new chapter, Declaration and Payment of Dividend. आपके चैप्टर के नेम में एक वर्ड है डिविडेंड. ये जो चैप्टर है आपका ये इसी वर्ड के ऊपर बेस्ड है. अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड बच्चा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है. कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, और जो शेयर होल्डर की अर्निंग होती है उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं. कितना परसेंट डिविडेंड देना चाहिए, कितना परसेंट नहीं देना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो कितना हम डिविडेंड दे सकते हैं, लॉस होगा तो कितना हम डिविडेंड दे सकते हैं, कितने टाइप्स के डिविडेंड होते हैं. डिविडेंड जब एक बार आप डिक्लेयर कर देते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितने दिनों में आपको डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड अगर कंपनी ना दे पाई तो क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपके सेक्शन 123 से 127 बेसिकली 5 सेक्शंस के बीच में डिवाइडेड है सारी बातें. अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो मैंने आपको ऑलरेडी डिविडेंड का मतलब बता दिया. इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर के बीच में. शेयर होल्डर का जिसको हम अर्निंग बोलते हैं उसको हम डिविडेंड बोल सकते हैं. कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डिविडेंड की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 35 में दी हुई है. डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. इसका मतलब आपको 2 मिनट बाद समझ में आएगा कि लैंग्वेज या फिर ये डेफिनेशन क्यों दी हुई है, क्यों ये लैंग्वेज यूज की गई है. टाइप्स ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड आपके दो टाइप के होते हैं, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. हम एक एक कर पढ़ेंगे कि फाइनल डिविडेंड क्या होता है और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है. बेसिकली हम जब भी डिविडेंड वर्ड को देखते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिविडेंड आता है. तो इसलिए कंपनी ने ये डेफिनेशन दी है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. मतलब कि जहां पर भी इस चैप्टर में आप वर्ड डिविडेंड देखोगे इसका मतलब है कि उस डिविडेंड का मतलब फाइनल डिविडेंड भी है और इंटरिम डिविडेंड भी है. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 123 आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो यहाँ पर जो ये वर्ड डिविडेंड आपका यूज हुआ है इसका मतलब है कि इस सेक्शन में जो भी प्रोविजंस होंगे वो आपके इंटरिम डिविडेंड पर भी एप्लीकेबल होंगे और वो आपके फाइनल डिविडेंड पर भी एप्लीकेबल होंगे. इसलिए आपकी कंपनी लॉ ने ये डेफिनेशन दी है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. सो अब हम एक एक कर टाइप्स ऑफ डिविडेंड पढ़ते हैं, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर किया जाता है. जब आपके एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग में क्या किया जाता है, आपका फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है. अगर मैं इंटरिम डिविडेंड की बात करूं तो इंटरिम डिविडेंड आपका या तो आपके जब क्वार्टर एंड होते हैं, क्वार्टर एंड के बाद आप डिक्लेयर कर सकते हो इंटरिम डिविडेंड को, या फिर जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से जब आपकी एजीएम हो रही है उसके बीच में भी आप इंटरिम डिविडेंड क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो. तो मैंने सिंपल सी एक बात बोली, फाइनल डिविडेंड जब आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग होती है ना तब डिक्लेयर किया जाता है. इंटरिम डिविडेंड बच्चे या तो आपके जब क्वार्टर एंड होते हैं, क्वार्टर एंड होने के बाद भी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकता है, या फिर मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर खत्म हो रहा है और आपकी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पर हो रही है, तो इसके बीच में जो भी टाइम होगा ना इस टाइम में भी आप क्या दे सकते हो, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो बच्चे फाइनल डिविडेंड आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है और लास्ट में आपके शेयर होल्डर उसे डिक्लेयर कर देते हैं आपकी जर्नल मीटिंग में. लेकिन इंटरिम डिविडेंड अनाउंस्ड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और रिकमेंड भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं. तो इसमें दो चीजें आती है, कौन रिकमेंड कर रहा है और लास्ट में कौन डिक्लेयर कर रहा है. तो अगर मैं फाइनल डिविडेंड की बात करूं तो रिकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और लास्ट में आपके शेयर होल्डर एनुअल जर्नल मीटिंग में क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं. इंटरिम डिविडेंड की बात करूं तो इंटरिम डिविडेंड रिकमेंड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है और डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है. उसके बाद अगर शेयर होल्डर को कोई भी प्रॉब्लम होती है इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड तो वो रेटिफाइड कर सकते हैं इन द एनुअल जर्नल मीटिंग. जब आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उसमें आप रेटिफाइड कर सकते हो. लेकिन फाइनल डिविडेंड एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो उसको रेटिफाइड नहीं किया जा सकता. तो दिस इज अ थर्ड डिफरेंस कि इंटरिम डिविडेंड रेटिफाइड किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के द्वारा इन द एनुअल जर्नल मीटिंग, लेकिन फाइनल डिविडेंड अगर आप एक बार डिक्लेयर कर देते हो तो उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो. लास्ट डिफरेंस इज
इंटरिम डिविडेंड आप तभी पे कर सकते हो अगर AOA अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स करता है, लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इंटरिम डिविडेंड के लिए प्रोविजन है, अगर आपका AOA परमिट्स करता है तभी आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। अगर अब मैं एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक की बात करती हूँ बच्चे, फॉर एग्जांपल फाइनल डिविडेंड की बात कर रही हूं मैं। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 8% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 8% आपका 8% डिविडेंड रिकमेंड किया है, तो जो आपके शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर 8% से कम का या 8% ही डिक्लेयर करेंगे, उससे ज्यादा का डिक्लेयर नहीं कर सकते डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड अनाउंस्ड 10% डिविडेंड, कैन शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन डिक्लेयर 12% डिविडेंड। बोर्ड ने 10% का डिविडेंड रिकमेंड किया है, क्या शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर 12% डिविडेंड दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते हैं बच्चे। जितना भी आपका बोर्ड रिकमेंड करता है उससे ज्यादा शेयर होल्डर कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, हमेशा या तो उससे कम डिक्लेयर करेंगे या फिर उतना जितना वो रिकमेंड करे। जैसे इसमें आपका 10% रिकमेंड किया है तो या तो क्या करेंगे 10% डिक्लेयर करेंगे या फिर 10% से कम करेंगे। कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी रिकमेंड करते हैं उससे ज्यादा का रेट डिक्लेयर नहीं करेंगे। शेयर होल्डर ने यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, अगर शेयर होल्डर 100% शेयर होल्डर का मेजोरिटी होता ना तब भी आप क्या नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोलेंगे उससे ज्यादा का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। शेयर होल्डर कभी भी ज्यादा परसेंटेज का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट इज सोर्स। Dividend shall be declared or paid by the company for any financial year out of। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप डिविडेंड पे कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रॉफिट है आपको उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट शर्त है कि उस प्रॉफिट में से आपने डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 माइनस कर रखा है। इट्स मीन द फर्स्ट सोर्स टू पे द डिविडेंड, डिविडेंड आप किस किस में से पे कर सकते हो, फर्स्ट सोर्स होगा आपका जिस फाइनेंशियल ईयर में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उस प्रॉफिट में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया है शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। सेकेंड सोर्स इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो आपका बैलेंस होता है पीएनएल में या फिर जो भी फ्री रिजर्व में बैलेंस होता है उस फ्री रिजर्व या पीएनएल के बैलेंस से भी आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड द लास्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक इज, कैन कैपिटल रिजर्व बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड? क्या कैपिटल रिजर्व को आप यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड? डेफिनेटली नो, आप कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हो। ओनली फ्री रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेकेंड इज बच्चे, जो आप ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है इस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है फर्स्ट थिंग कि आपने अपना डेप्रिसिएशन माइनस किया शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड थिंग इज, अगर कोई भी अनरियलाइज्ड लॉसेस है या फिर ऐसा कोई डेप्रिसिएशन है जो आपने प्रीवियस ईयर में नहीं दिया है तो वो डेप्रिसिएशन और वो अनरियलाइज्ड लॉस भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और सेम थिंग आपके इसमें भी है, अगर आप फ्री रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हो और फ्री रिजर्व में से पैसा निकालकर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने पिछला सारा अनरियलाइज्ड लॉस और सारा डेप्रिसिएशन जो आपने प्रोवाइड नहीं किया है अभी तक वो सारा आपने सेट ऑफ किया है। सेकेंड इज दिस। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में भी आ जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। इसका मतलब है कि आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि आपको कुछ परसेंट प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट उठकर आता है कि जब आप या फिर जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है
तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो क्या उसे कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है क्या तब उसे कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा? क्या ये कंपलसरी है या नहीं है? स्टूडेंट, दिस इज नॉट कंपलसरी, दिस इज पूरा का पूरा आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कंपनी कि कंपनी कुछ परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है या नहीं ट्रांसफर करना चाहती है। अगर कंपनी चाहती है कि भाई वो इतना परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड तो वो कर सकती है, अगर नहीं करना चाहती है तो वो नहीं करेगी। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर कि भाई उसे इतना परसेंट तो रिजर्व में ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा। सो इट इज डेफिनेटली ऑन द डिस्क्रिएशन ऑफ द कंपनी कितना परसेंट वो रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं और कितना नहीं करना चाहते हैं, पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड इज रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, अब हम वो पढ़ते हैं। डिविडेंड टू टाइप्स के होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो चाहे इंटरिम डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो चाहे फाइनल डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो, अगर कंपनी में फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जितना परसेंटेज कंपनी चाहे उतना परसेंटेज कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। इट इज एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कंपनी कि कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ है, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 3 जब कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा उन तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा और उस एवरेज से ज्यादा आप बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हो डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड की केस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3% 3% एंड 3%। मैं 3%, 3% और 3% मैंने क्या किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर या फिर लास्ट 3 क्वार्टर्स में। तो उस केस में अब मुझे फिलहाल करंट क्वार्टर में मुझे लॉस हुआ है तो मैं कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ बच्चे की डिपेंड करता है कि पिछले 3 साल में मैंने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो पिछले 3 साल का आपको एवरेज निकालना है, 3 + 3 + 3 अपॉन में 3, तो ये आपका 3% आएगा। इट्स मीन कि इस क्वार्टर के एंड में आप 3% से ज्यादा का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ये है आपका इंटरिम डिविडेंड का केस जब आपको लॉस हुआ है। फाइनल डिविडेंड में 3 कंडीशंस आती है और आपको ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। फर्स्ट कंडीशन वही सेम है, इट शैल नॉट एग्जिस्ट एवरेज ऑफ डिविडेंड ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सेकंड इज कि आप कितना अमाउंट रिजर्व में से निकाल सकते हो। आप 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा का रिजर्व में से पैसा नहीं निकाल सकते हो। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व में से इससे ज्यादा का अमाउंट आप नहीं निकाल सकते हो फ्री रिजर्व में से। थर्ड इज जितना पैसा आपने निकाल लिया रिजर्व में से फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसके बाद 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए, रिमेनिंग होना चाहिए। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि भाई जो आपका रेट है वो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, आप कितना पैसा निकाल सकते हो, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उससे ज्यादा मैं नहीं निकाल सकती। और ये याद रखना बच्चे, जितना पैसा मैं निकालूंगी उसमें से पहले मैं अपना लॉस माइनस करूंगी, क्योंकि मुझे लॉस हुआ है तभी तो मैं ये 3 कंडीशन चेक कर रही हूँ। ओके, तो जब मैं पैसा निकालूंगी तो अपना लॉस पहले माइनस करूंगी, उसको सेट ऑफ करूंगी। थर्ड कंडीशन इज जब मैं पैसा निकाल लेती हूँ रिजर्व में से, उसके बाद आपके रिजर्व में 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए। इतना बचेगा तभी आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अब भी हम एक प्रॉब्लम करते हैं, उस प्रॉब्लम के बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज अ प्रॉब्लम, X Limited has a paid up share capital of rupees 200 lakhs and reserves 240 lakh. Loss for the year ending 31st March 2020 is 30 lakhs.
इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में लॉस हुआ है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड की बात हो रही है। तो दिस इज द केस ऑफ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड है और लॉस हुआ है, तो फाइनल डिविडेंड के लॉस का केस है। इट्स मीन आपको ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फाइनल डिविडेंड का लॉस का केस है, उसमें आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स में इतने इतने परसेंट का आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। तो अब हम वन बाय वन ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे। तीनों कंडीशन चेक कर हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम रेट। कंडीशन 1 क्या थी, हम मैक्सिमम डिविडेंड कितना पे कर सकते हैं। हम मैक्सिमम डिविडेंड 3 इयर्स का एवरेज से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम नहीं पे कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज रेट फॉर द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 9% प्लस 10% प्लस 12% अपॉन में 3। ये 3% हमें गिवन थे क्वेश्चन में, इसका हमने एवरेज निकाला। एवरेज आएगा 10.3%। पेड अप शेयर कैपिटल थी हमें क्वेश्चन में गिवन 200 lakhs। तो कितना डिविडेंड, मैक्सिमम कितना डिविडेंड हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड 200 lakhs इंटू में 10.3%। इट्स मीन मैक्सिमम डिविडेंड हम 20.6 लाख का दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। लेट्स डू कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 में हमें क्या बोला था कि हम मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना अमाउंट हम अपने फ्री रिजर्व्स में से विड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितना गिवन है। पेड अप शेयर कैपिटल है 200 lakhs, रिजर्व है 240 lakhs, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इट्स मीन 440 लाख का 10%। कितना होगा 440 लाख का 10%, 44 लाख। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जितना रिजर्व में से आप अमाउंट निकालोगे सबसे पहले आप उसे यूज करोगे टू सेट ऑफ द लॉसेस। तो यहाँ पर मुझे 30 लाख का मेरे को लॉस हुआ है, तो पहले इस 30 लाख को मैं सेट ऑफ करूंगी। तो 44 लाख में से 30 लाख के लॉस को मैं सेट ऑफ करूंगी, तो मेरे पास 14 लाख रुपीस बचेंगे। तो मेरे पास कितना अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज अ डिविडेंड, 14 लाख। 14 लाख का अमाउंट मेरे पास अवेलेबल है। नाउ कंडीशन नंबर 3 इज, देखो रिजर्व में मेरे पास 240 लाख थे, उसमें से मैंने विड्रॉ कर लिए 14 लाख। 14 लाख मैं विड्रॉ कर रही हूं, तो रिमेनिंग बचे मेरे पास 226 लाख। कंडीशन नंबर 3 बोलता है कि आपके पास 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिमेनिंग बचना चाहिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 200 लाख। 200 लाख का 15% 30 लाख। तो रिजर्व में आपके पास 30 लाख रुपीस होने चाहिए। तो मेरे पास कितने बच रहे हैं 226 लाख। इसका मतलब कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम डिविडेंड 20.6 लाख डिक्लेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं रिजर्व में से सिर्फ कितना पैसा निकाल सकती हूँ 14 लाख निकाल सकती हूँ फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो इस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ 14 लाख डिविडेंड दे सकती हूँ, रुपीज 14 लाख का डिविडेंड दे सकती हूँ। तो 14 लाख का डिविडेंड कितना परसेंट हो जाएगा, 14 लाख अपॉन में 200 लाख इज इक्वल्स टू
0.07, डेट इज 7% का डिविडेंड मैं दे सकती हूँ अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इंटरिम डिविडेंड का क्वेश्चन होता तो इंटरिम डिविडेंड में सिर्फ हम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने परसेंट का डिविडेंड दिया है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने कितने परसेंट का डिविडेंड रेट दिया है, उसी को ही हम कंसीडर करते। फॉर एग्जाम्पल, एक में मैंने 17% दिया, दूसरे में मैंने 17 दिया और तीसरे में भी मैंने 17% दिया, तो इसका हम एवरेज निकाल लेते। इंटरिम डिविडेंड के केस में सिर्फ हम एक ही कंडीशन चेक करेंगे, एवरेज वाली, और फाइनल डिविडेंड के केस में हम 3 कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट इज एवरेज, सेकेंड इज कि आप कितना रिजर्व में से निकाल सकते हो। हम रिजर्व में से 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना पैसा निकाल सकते हैं। इतना पैसा आप टोटल निकाल सकते हो। सबसे पहले जितना आपको लॉस हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, आपको उसे सेट ऑफ करना पड़ेगा। एंड द थर्ड इज रिजर्व में से जितना पैसा निकाल लिया है, निकालने के बाद पेड अप शेयर कैपिटल का 15% आपके रिजर्व में होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट इज, जब आपके शेयर होल्डर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, तो जिस डेट पे वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसके 5 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड का अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। डिविडेंड अमाउंट डिपॉजिट इन सेपरेट अकाउंट विद द शेड्यूल्ड बैंक विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 5 डेज के अंदर अंदर कंपनी को सारा का सारा डिविडेंड का अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिविडेंड शैल बी पेड ओनली टू द रॉब। डिविडेंड हम सिर्फ और सिर्फ रॉब को देते हैं। रॉब मीन्स, आर का मतलब होता है आपका रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ओ का मतलब होता है ऑर्डर एंड बी का मतलब होता है बैंकर। तो कंपनी डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को देगी। लेकिन अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं कि भाई मेरे बिहाफ में तुम उस बंदे को डिविडेंड पे कर दो, तो कंपनी उस बंदे को डिविडेंड पे कर देगी। एंड द थर्ड इज बैंकर। सो डिविडेंड शैल बी पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर। अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑर्डर करते हैं तो उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस बंदे को डिविडेंड दिया जाएगा या फिर बैंकर को दिया जाएगा। अगर कंपनी सेक्शन 73 या सेक्शन 74 कहीं पर भी फेल हुई है, कहीं पर भी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी उस टाइम में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज, सेक्शन 8 कंपनीज कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती अपने मेंबर्स को। सेक्शन 8 कंपनीज को जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनीज हमेशा, सेक्शन 8 कंपनीज हमेशा उस प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज करती है। कभी भी उस प्रॉफिट से अपने मेंबर के बीच में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 123। सबसे पहले हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रांसफर टू रिजर्व। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं और कितना आप रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना चाहते। टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कंपल्शन नहीं है कंपनी के ऊपर। इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, कितना पार्ट वो रिजर्व में डालना चाहते हैं और कितना नहीं डालना चाहते हैं। फिर हमने पढ़ा था रेट ऑफ डिविडेंड, जिसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम किया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कंपनी को 5 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है सेपरेट अकाउंट में। कंपनी डिविडेंड रॉब को देती है, इट्स मीन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, टू द ऑर्डर या फिर बैंकर। अगर कंपनी सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में कहीं भी डिफॉल्ट करती है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 बच्चे आपका डिपॉजिट से रिलेटेड है। एंड द लास्ट इज, सेक्शन 8 कंपनीज कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। जो भी प्रॉफिट होगा सेक्शन 8 कंपनी को, दे विल यूज दैट प्रॉफिट फॉर द प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि बच्चे जो भी आप अमाउंट फ्री रिजर्व में से निकालोगे, सबसे पहले उस अमाउंट को आप यूज करोगे टू सेट ऑफ योर लॉसेस। So that's all for the today's video. In the next video, we will proceed with the next section. If you have any doubt, then ask me in the comment section. I will upload the video according to your problems and queries.
Don't forget to subscribe. Thanks for watching.